बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डेटा सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था और एंटीवायरस और उसके बेनिफिट्स को पढ़ा था और उसकी टाइप्स को पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी के बाद हमने पढ़ने के बाद उसको पढ़ना था कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से वेज हैं जिसके थ्रू सिक्योरिटी ऑफ डेटा की सिक्योरिटी को वायलेट किया जा सकता है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कुछ वेज बताएं जी जिस तरीके से सिक्योरिटी ऑफ डेटा को वायलेट किया जा सकता है। तो उसके डिफरेंट तरीके हैं जी वायलेशन करने के। किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपने किसी भी कंपनी के डाटा की सिक्योरिटी को वायलेट करना हो तो आपके पास पॉसिबल वेज बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर हमने बयान किए हैं। कहते हैं फॉलोइंग आर द सम वेज इन विच द सिक्योरिटी ऑफ डेटा में बी वायलेट। कहते हैं ये कुछ हैं आपके पास जिसको आप देख सकते हैं। दूसरा पहला पॉइंट देखें अगर आप, तो कहता है जी सम वन मे ब्रेक इनटू द कंप्यूटर रूम। ठीक है जी, कहता है कोई, कहता है कुछ इस तरीके से वायलेट कर सकता है कि बड़ा गुस्से का तेज है और वो सर्वर रूम जहां पर सर्वर मशीन्स पड़ी हुई हैं और सर्वर के ऊपर आपको पता है हमारा डाटा होता है जिसके साथ क्लाइंट इंटरेक्ट करता है। आपको याद होगा नेटवर्क के चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा भी था। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब ये है कि समवन में ब्रेक इनटू द कंप्यूटर रूम, कि जब कोई भी कंप्यूटर के रूम के अंदर आएगा और वो कुछ ब्रेक कर सकता है। ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, ही मे टेक अवे ऑल स्टोरेज डिवाइसेस। हो सकता है वो कंप्यूटर के अंदर आए, कंप्यूटर तोड़ दे, कंप्यूटर सर्वर रूम के अंदर आकर, कंप्यूटर रूम के अंदर आकर, या फिर उनके अंदर पड़े हुए डाटा को, डिवाइसेस को उठाकर ही ले जाए। ठीक है जी, ही मे टेक अवे ऑल स्टोरेज डिवाइसेस दैट कंटेन इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव डाटा। वो सारी डिवाइसेस को लेकर भाग दे। ठीक है, एक तो वायलेशन ये हो सकती है। दूसरी वायलेशन क्या है, एन अनऑथोराइज्ड यूजर में टेक एक्सेस टू द पर्सनल डाटा। तो कहता है जो आपका पर्सनल डाटा है, हो सकता है कोई अनऑथोराइज्ड यूजर हैक कर उसकी एक्सेस ले ले। ठीक है जी, और जब वो एक्सेस ले लेगा तो उसका पीछे को मकसद होगा। जब वो उसकी एक्सेस गेन करेगा तो उसका मकसद क्या है कि कुछ एडवांटेज लेना। ठीक है जी, वैसे तो नहीं करेगा। एडवांटेज क्या है कि अगर आप, उसने आपका क्रेडिट कार्ड आपके हाथ लग गया तो वो आपके क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए उसको यूज करेगा। ये उसका मकसद हो सकता है, उसका एडवांटेज है उसमें। वरना उसको क्या जरूरत है कि आपके क्रेडिट कार्ड, आपके डाटा जो है उसका पासवर्ड हैक करके आपकी जो है वो बस हैक कर दे और बाकी उसको यूज ना करे। उसका पीछे को मकसद है। उसके बाद और क्या करता है जी, एन ऑथोराइज यूजर मे यूज ऑनलाइन मेल सर्वर। मेल सर्वर जिसके थ्रू आप, जो आपकी ईमेल करवाता है। ठीक है जी, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, ये सारे ईमेल सर्वर्स हैं। इस तरह याहू बड़ा फेमस है। ठीक है जी, अनऑथराइज यूजर यूज करता है किसी मेल सर्वर को। ही मे व्यू द ईमेल मैसेज ऑफ अदर यूजर। किसी भी ईमेल सर्वर को यूज करते हुए वो किसी दूसरे का ईमेल को हैक करता है और उसकी ईमेल के मैसेजेस को व्यू कर सकता है। ये तो एक प्राइवेसी इशू हो गया, ये भी एक वायलेशन है। ठीक है जी, समवन कैन सेंड अ वायरस ऑन टू द नेटवर्क। कहते हैं और वायलेशन क्या हो सकती है, कोई बंदा हो सकता है कि नेटवर्क के थ्रू वायरस अटैच करके भेज दे। जैसे ही आप उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो वो वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाए। ठीक है जी, वायरस ऑन टू अ नेटवर्क। तो वायरस से क्या होगा, नेटवर्क स्लो डाउन हो सकता है और अनयूजेबल भी हो सकता है। एक तो ये वायलेशन हो सकती है। और कुछ यूजर तो इस तरह के भी होते हैं कि आपके बैंक अकाउंट्स की एक्सेस ले लेते हैं ऑनलाइन, और आपका जितना लार्ज अमाउंट ऑफ आपके अकाउंट के अंदर मनी है उसको अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि बैंक अकाउंट हैक करके आपके पैसे निकाल कर अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। एक तो ये वायलेशन होगी। ठीक है जी, अ पर्सन में मेक अ कंप्यूटर सो बिजी बाय सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट। एक एक तरीका ये है कि एक कंप्यूटर के ऊपर बार बार रिक्वेस्ट सेंड करना, बार बार रिक्वेस्ट सेंड करना। यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ये यूजर है, यहाँ पर एक यूजर है। ये यूजर क्या करता है कि ये, इस कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है कि ये एक टाइम पे 10 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। यानी कि मान लेते हैं एक सेकंड के अंदर 10 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। अब ये यूजर ने एक टाइम के ऊपर 100 रिक्वेस्ट को भेजना शुरू कर दिया, लेकिन इस कंप्यूटर की कैपेसिटी नहीं थी। जब इसकी कैपेसिटी नहीं थी, इसका बिहेवियर अब नॉर्मल हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि ये जो सर्विस दे रहा था उसका डिनायल हो जाएगा, उसका इनकार हो जाएगा।
तो कोई भी पर्सन किसी भी कंप्यूटर को यूज करते हुए उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जब रिक्वेस्ट को सेंड करता है, ठीक है जी, सेंड मैनी रिक्वेस्ट उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, तो कंप्यूटर ये वाला कंप्यूटर क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं थी, वो अनअवेलेबल हो जाता है ऑथोराइज यूजर्स को, ठीक है जी। और जो रिक्वेस्ट भेजता है वो पर्सन अनऑथोराइज नहीं होता, वो अनऑथोराइज। तो कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये सिचुएशन क्या होती है कि वो सर्विसेज डिनाइल दे देती है, इनकार कर देती है। तो इसको हम बोलते हैं, कंप्यूटर जो है वो जवाब दे देता है, भाई मेरी बस हो गई, मेरी बस हो गई। तो इसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस सिचुएशन, ठीक है। ये कुछ वायलेशन है, इसको आपको कम से कम 3-4 वायलेशंस याद होनी चाहिए। उसके बाद कहता है जी, ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स टू डेटा सिक्योरिटी। क्या हम कहते हैं, थ्रेट देना, और तुमने ये काम ना किया तो मैं ऐसे कर दूंगा, तुमने ये काम ना किया तो मैं ऐसे कर दूंगा। तो ये थ्रेट होती है, ठीक है। तो डेटा सिक्योरिटी की भी थ्रेट होती है आपको हर वक्त। आपका इवन के मोबाइल के अंदर भी पड़ा हुआ डाटा हर वक्त रिस्क के अंदर होता है। तो सिक्योरिटी थ्रेट क्या है जी? डेटा इज एन इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट, हम सबको पता है, हमने बार बार ये चीज डिस्कस की है कि डेटा, और जो हमारा डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो कहते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि जो डेटा है हमारा हमारा जो डेटा है वो किसी के हाथ ना लगे। और हमें ये भी पता है कि हमारा मोबाइल गुम जाए ना, तो हम कहते हैं यार हमें डेटा वापस मिल जाए, मोबाइल की खैर है, और मोबाइल तो एक हार्डवेयर है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वो यही बात कह रहा है इट इज मोर इम्पोर्टेंट, कहता है ये ज्यादा अहम होता है हर एक के लिए, हार्डवेयर से ज्यादा। यानी हार्डवेयर को जो मर्जी हो जाए, लेकिन उसमें पड़े हुए इंपॉर्टेंट डाटा, वैल्यूएबल डाटा जो कि एसेट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कभी भी जाया नहीं होना चाहिए। वो कहता है हार्डवेयर की खैर है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्डवेयर। कौन इंपॉर्टेंट है? डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट थ्रेट्स हैं जी डेटा सिक्योरिटी की। और डेटा कैन बी डैमेज इन 2 ways, दो तरीके से डैमेज किया जा सकता है। ये तो या तो जानबूझ के, और एक बगैर जाने, ठीक है जी। यानी कि आप एक्सीडेंटली डेटा को कोई नुकसान पहुंचना, वो अनइंटेंशनल है। इंटेंशन यानी कि कोई उसके पीछे आपका एडवांटेज है, ठीक है जी। अच्छा, दो थ्रेट्स हैं, एक को इंटेंशनल थ्रेट बोलते हैं और एक को हम अनइंटेंशनल थ्रेट बोलते हैं। अ यूजर कैन इंटेंशनली डिलीट इंपॉर्टेंट डाटा, कि मुझे पता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने जानबूझकर उसको डिलीट कर दिया, तो वो इंटेंशनल थ्रेट है आपके डाटा के लिए, ठीक है जी। इंटेंशनल थ्रेट में अकर फॉर फॉलोइंग रीजन, हैकर अनऑथोराइज होते हैं, वो डिलीट कर सकते हैं कंप्यूटर से आपके डाटा को, या फिर कोई एंग्री एम्प्लॉय, गुस्से वाला एम्प्लॉय, जिसको आप एज अ बॉस थे कंपनी के अंदर, और आपने उसको कभी डांटा था, और उसकी कहीं किसी नई जगह पर जॉब हो जाती है, नई कंपनी के अंदर जॉब हो जाती है, जब वो आपकी कंपनी छोड़कर जा रहा होता है तो उसे पुराना गुस्सा होता है, वो जाते जाते डाटा डिलीट कर जाता है। एक तरीका ये है जानबूझकर, ठीक है जी। अनइंटेंशनल अनइंटेंशनल जो है, इसकी बहुत सारी वजूहत है। यानी कि ये आप ना चाहते हुए, यानी कि ये जानबूझ के नहीं करते आप अनइंटेंशनल के अंदर। एक्सीडेंटली डेटा आपका किसी तरीके से या डिलीट हो जाता है या चेंज हो जाता है आपका सेंसिटिव डाटा, ठीक है जी। और ये ऑथोराइज यूजर से ही होता है, अनऑथोराइज नहीं होता। यहाँ पर आपका हार्डवेयर फेल हो सकता है, आपका कंप्यूटर जल सकता है, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है, जिसकी वजह से टेक्निकल फेलियर होता है। तो वो टेक्निकल फेलियर की वजह से आपके हार्डवेयर में पड़ा हुआ डाटा डैमेज हो सकता है। या फिर अचानक आपका कोई पावर फेलियर हो गया, या फिर कोई भी आपके हो सकता है सर्वर रूम के अंदर जहां पर आपके कंप्यूटर से आग लग सकती है, उसकी वजह से सारे कंप्यूटर डैमेज हो सकते हैं, और उनमें पड़ा हुआ डाटा भी उसकी वजह से लॉस हो सकता है। तो ये तो होगी थ्रेट्स, ठीक है। अब कहते हैं सोल्यूशन क्या है डेटा थ्रेट्स का, सोल्यूशन पढ़ते हैं। कहते हैं सोल्यूशन ये है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप डिफरेंट वे में इनकी सिक्योरिटी थ्रेट्स को कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है यूजर राइट्स। कहता है यूजर राइट्स क्या है? यूजर मस्ट बी असाइंड प्रॉपर राइट टू मिनिमाइज। कहता है कि हर एक को सारे राइट ना दे दें, कि हर एक बंदा ही सर्वर रूम के अंदर मुंह उठा के जा रहा हो, हर बंदा ही जो है आपके डेटा को एक्सेस कर रहा हो। कहता है लिमिटेड दें। अगर आपने एक बंदे को डाटा डिलीट करने की के राइट्स दिए हैं, तो उसको सारे राइट्स ना दें कि वो चेंज भी कर सके, क्रिएट भी कर सके, मॉडिफाई भी कर सके। तो कहता है आप हर बंदे को लिमिटेड राइट्स दें, यूजर के राइट्स को लिमिटेड रखें। सारे राइट्स देंगे तो आपका डाटा डैमेज हो सकता है, ठीक है जी। तो यूजर मस्ट बी असाइन प्रॉपर, ताकि उसको मिनिमाइज किया जा, कम किया जा सके सिक्योरिटी की थ्रेट्स को। तो
एवरी ऑथराइज यूजर शुड नॉट बी अलाउड, हर यूजर को ये आपको राइट नहीं देना चाहिए कि वो डाटा को चेंज भी कर सके और डिलीट भी कर सके। किसी को डिलीट का दे दें, किसी को चेंज, सारे राइट्स ना दें। यूजर्स विद सर्टेन राइट्स में बी अलाउड टू डिलीट और मॉडिफाई डेटा फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप। तो कहते हैं ये इसको इस तरह के मखसूस राइट देना चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये डाटा को अगर डिलीट करना चाहता है और मॉडिफाई करना चाहता करे, अगर उसको सारे राइट्स दे दिए तो हो सकता है वो कोई एंग्री एम्प्लॉय हो और आपका सारा डाटा लॉस कर दे। दूसरा तरीका क्या है थ्रेट से बचने का? कहते हैं हो सकता है कोई इंटेंशनल तो होता ही है, हैकर्स करते ही हैं, लेकिन अनइंटेंशनली भी कोई पावर फेलियर हो सकता है, कोई हार्डवेयर का फेल हो सकता है, कंप्यूटर फेल हो सकता है, जल सकता है। कहते हैं उसका एक और तरीका है, एहतियात के तौर पे ना अपने डाटा का बैकअप ले लें। और जो काम आप डेली करते हैं ना, इसीलिए बैंक में जो ट्रांजैक्शन होती है ना, डेली उसका बैकअप लिया जाता है, डेली उसका बैकअप लिया जाता है। यानी एक मशीन है, ये मशीन है, इसके ऊपर आपका डाटा पड़ा हुआ था, ये किसी वजह से फेल हो जाती है, तो आपने क्या किया, आप डेली एक और मशीन थी जिसके ऊपर इसका बैकअप ले रहे थे। तो अगर ये फेल हो जाती है तो कोई मसला नहीं, इसके ठीक होने तक आप इस मशीन को चला लें, क्योंकि सारा डाटा का बैकअप किधर पड़ा हुआ है, इस मशीन पे। ये बैकअप मशीन है जिसके ऊपर आप जब चाहें अपने डाटा को इस मशीन से आप जो है वो रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि आप रेगुलरली इसका बैकअप ले रहे हैं। तो इसलिए ये कह रहा है पीरियोडिक, पीरियोडिक बैकअप ये होता है कि जो काम आप कर रहे हैं कुछ देर बाद पीरियोडिक, कुछ देर बाद आप उसका रेगुलरली बैकअप जरूर लेना चाहिए आपको। ठीक है जी। तो इस सिचुएशन में जो है वो आप अपने डाटा को, ठीक है जी, बचा सकते हैं। द बैकअप कैन बी यूज्ड टू मीट द सिचुएशन इफ सम अकर, अगर कुछ भी होता है तो आप अपने डाटा को वहां से रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद कहता है पासवर्ड पे फोकस करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है, पासवर्ड बैकअप के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। बैकअप क्या होता है कि आपके डेटा की एडिशनल कॉपी, ये आप लिख भी लें बेशक, आपके डेटा की एडिशनल कॉपी जो होती है वो किसी और स्टोरेज मीडिया के ऊपर सेव होती है। आपके डेटा की एडिशनल कॉपी यानी कि एक और कॉपी, ये कॉपी है और इसका डुप्लीकेट कॉपी यानी कि इसकी एडिशनल कॉपी किसी और मशीन के ऊपर आप सेव कर देते हैं। ठीक है जी। पासवर्ड क्या जी, ये अनदर सोल्यूशन है थ्रेट से बचने का। जारी बात है अगर आप किसी मशीन पे पासवर्ड नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा वो। तो कहता है कि जो भी अगर किसी ने रिसोर्स लेना हो तो उसके पास पासवर्ड हो। पासवर्ड मस्ट बी एंटर्ड टू यूज एनी रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स को आपकी कंपनी के अंदर डाटा को यूज करना हो तो याद रखें उसके ऊपर आप प्रॉपर पासवर्ड लगाएं, जिसकी वजह से वो उसको यूज करते हुए आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो सके। उसके बाद एक लॉग फाइल होती है, हिसाब किताब की फाइल, किसने क्या किया, कीप ट्रैक करते रहना, मॉनिटर करते रहना एक्टिविटीज को, किसने कौन सी फाइल को कब यूज किया, कौन से डाटा को यूज किया, तो ये लॉग फाइल के अंदर है। तो कहते हैं लॉग फाइल को मेंटेन करना चाहिए। शुड आल्सो बी मेंटेन टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑन डेटा एंड फाइल्स। जो एक्टिविटी किसी ने भी डाटा के ऊपर या फाइल्स के ऊपर किसने डिलीट किया, किसने चेंज किया, किसने मॉडिफाई किया, वो लॉग फाइल के अंदर सारी एक्टिविटी है। इन केस हमें कोई हिसाब किताब लेना पड़ता है, ऑडिट लेना पड़ता है, तो हम ये लॉग फाइल से उसका ले सकते हैं। ऑथोराइज यूजर शुड चेंज देयर पासवर्ड पीरियोडिकली। और कोई भी ऑथोराइज यूजर जो रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, जो काबिल एतबार है, ऑथोराइज है, उसको चाहिए कि एक ही पासवर्ड के ऊपर पूरा साल ना गुजार दे। ठीक है, कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 4 दिन बाद पासवर्ड चेंज करता रहे। हो सकता है आपका पासवर्ड किसी के हाथ लग जाए, आपको देख ले को पासवर्ड लगाते हुए, तो कहता है पीरियोडिकली, कुछ देर बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, घंटे बाद, अप टू यू, आप उसको चेंज जरूर करें। ठीक है जी। और पासवर्ड के अंदर वेरी शॉर्ट, छोटा पासवर्ड ना रखें और कॉमन वर्ड का यूज ना करें। जैसे हम पाकिस्तानी, हम ज्यादातर क्या करते हैं, पाकिस्तान 123 पासवर्ड रख देते हैं। हमें को भतीजा भांजा प्यारा ना, तो हम उसके नाम का पासवर्ड रख देते हैं। हमारा नाम इस तरह हो तो हम लिटिल प्रिंस 123 रख देते हैं, लिटिल प्रिंसेस 123 रख देते हैं। ठीक है जी। हम अब्बू के नाम से पासवर्ड रख रहे होते हैं जो कि गेस किया जा सकता है। तो पासवर्ड एक तो लेंथी हो और कॉमन वर्ड ना हो। ठीक है जी। तो कितने लोग पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पे पासवर्ड रखा होगा? तो कहता है इस तरह का पासवर्ड ना रखें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए जिसको गेस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो। ठीक है जी। तो उसके बाद आता है जी अगला हमारे पास एनक्रिप्शन। सम स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन एल्गोरिदम शुड बी यूज्ड। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि जब एक नेटवर्क के अंदर या एक कंपनी के अंदर डाटा सेंड हो रहा है, ये एक डिवाइस है ए, ये बी डिवाइस को डाटा सेंड कर रही है ऐसे। अब दरमियान में अगर हैकर बैठा हुआ है इधर,
ठीक है, हैकर बैठा हुआ है, ये आपके जाने वाले डाटा को देख पा रहा है। आपने डाटा भेजा है हेलो, और ये जा रहा था तो हैकर को पता लग गया आप हेलो भेज रहे हैं, रास्ते में उसने देख लिया हैक करके। लेकिन होना क्या चाहिए था, एक ऐसा मैकेनिज्म हो, एक ऐसा एल्गोरिदम हो जिसके थ्रू आपका ये मैसेज हाइड होकर पहुंचे किसी और फॉर्म के अंदर, सीक्रेट कोड के अंदर, एच की जगह 1 2 3 4 5। जब उधर पहुंचे तो दोबारा इसको डिक्रिप्ट करके, यानी कि जब आप मैसेज को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजते हैं हेलो को 1 2 3 4 5 में, जब वो रिसीवर के पास 1 2 3 4 5 पहुंचता है, और हैकर को तो यही पता लगता है 1 2 3 4 5 जा रहा है, लेकिन उसके पीछे एक डाटा जा रहा है सीक्रेट फॉर्म में हेलो। जब इधर पहुंचेगा तो 1 2 3 5 को ये दोबारा क्या करेगा, हेलो में कन्वर्ट करके रिसीव करेगा। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम कर रहा है। ठीक है, ये सारा काम जी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कर रहा है। सम स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम शुड बी यूज्ड। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग डाटा सो दैट, डाटा को इनकोड करके भेजना किसी और फॉर्म के अंदर। ठीक है, डाटा को इनकोड करके भेजना किसी और फॉर्म के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। तो आपसे पूछा जाए इंक्रिप्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे जी डाटा को, ऐसा प्रोसेस है कि आप एक डाटा को, ओरिजिनल मैसेज को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजते हैं ताकि रास्ते में कोई उसको जो है वो उसको गैस ना कर पाए। तो उसके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करते हैं। तो आजकल हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी डाटा जो है वो कभी डायरेक्ट ऐसे सेंड नहीं हो जाता, उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजा जाता है, इसीलिए हैकर्स को पता नहीं चलता। एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग डाटा दैट इज ओनली ऑथोराइज्ड यूजर मे बी अंडरस्टैंड। ये ऑथराइज यूजर कौन है, ए यूजर था ऑथराइज, जब उसने सेंड किया बी को, तो बी को पता है कि ए ने मुझे क्या एनक्रिप्ट करके भेजा है। ठीक है जी, तो वो ही अंडरस्टैंड कर सकता है। अनऑथराइज पर्सन को पता नहीं चलता, जब वो डाटा को एक्सेस भी कर ले तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि उसको हमने किसी और सीक्रेट कोड के अंदर भेजा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्कैनिंग। द डेटा प्रोवाइडेड टू ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी स्कैन्ड बिफोर यूज। तो कहता है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा है तो उसको स्कैन करें, यानी आपको याद होगा जैसे एंटीवायरस है, तो उसको स्कैन करें, कोई सॉफ्टवेयर, इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके अंदर फाइल, आपकी कोई भी फाइल या डेटा आपके कंप्यूटर में एंटर होता है या ऑर्गेनाइजेशन के पूरे नेटवर्क के अंदर एंटर होता है, तो उसको स्कैन करता है, वो एंटीवायरस है। सॉफ्टवेयर शुड बी यूज टू स्कैन ऑल डाटा, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि डिटेक्ट करता है इन्फेक्टेड डाटा को और इंडिकेट करता है मैसेज यूजर को कि भाई ये इन्फेक्टेड फाइल है, इसको रिमूव कर लें। तो आप उस सॉफ्टवेयर की मदद से उसको स्कैन करते हैं और रिमूव करते हैं। एक तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन है स्कैन करने का, जिससे हम बच सकते हैं। दूसरा लॉक, कंप्यूटर एंड ऑल बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस शुड बी प्लेस्ड इन लॉक रूम। कहते हैं एक तरीका ये है कि जो आपके कंप्यूटर है या सर्वर रूम है, जिस ऐसा कमरा है जिसके अंदर आपकी सारी सेंसिटिव डिवाइसेस हैं और उसके ऊपर आपका डेटा है, और आप उधर ही वो मशीन है जिसके ऊपर आप बैकअप भी लेते हैं। ठीक है जी, तमाम डाटा का उसके ऊपर बैकअप ले रहे हैं, इन केस ऑफ अगर हमारा कोई फेलियर आ जाता है, कोई डाटा लॉस हो जाता है, तो हम वहां से इसको रिकवर कर सकें। तो कहता है उस कमरे को लॉक लगा के रखें। ठीक है जी। ठीक है जी, तो जो भी ऑथराइज यूजर है उसको सिर्फ अलाउ हो कि वो लॉक खोल के उन रिसोर्सेज को यूज कर सके। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास आता है जी टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन क्या है जी, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइडिंग ऑफ पर्सनल डाटा, जिसमें आप डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि अनऑथराइज यूजर से उसको बचाया जा सके। आप डेटा को इस तरह हाइड करते हैं, हाइड करके भेजते हैं किसी एक सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक, ताकि वो डाटा जो है वो अनऑथराइज पर्सन से बचाया जा सके। It means that data belonging to a person of organization should be hidden from the other person। जो आप डेटा आपका है वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो हिडन फॉर्म में है, वो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को देख नहीं सकती। ठीक है। द अनऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सेस और यूज द डेटा विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन whom इट्स बिलोंग। कहता है जो उस कंपनी के साथ ताल्लुक रखता है सिर्फ वही उसी डाटा को एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता जो उससे बिलोंग करता है। द प्रोटेक्टेड डाटा ऑन अ कंप्यूटर शुड नॉट बी यूज्ड और व्यूड बाय एनी पर्सन। तो कहता है जो प्रोटेक्टेड डाटा है ना, वो
उस कंप्यूटर के ऊपर उसको कोई भी पर्सन ना ही देख सकता है जो अनऑथोराइज है, और ना ही उसको जो है वो यूज कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डेटा को कलेक्ट करती हैं अपने एम्प्लॉय से और कस्टमर से, ठीक है जी, क्योंकि कस्टमर्स का ही डाटा होता है, क्योंकि बिजनेस कर रही होती है। द डेटा मे बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, और डेटा किस लिए होता है, ताकि आप प्रोसेसिंग कर सकें, क्योंकि आपको पता है डेटा जो है वो रॉ फॉर्म में होता है, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो आउटपुट होता है। तो कोई भी कंपनी है उसके पास डेटा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है, किस लिए, ताकि डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सके और उसका बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो एफिशिएंटली काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं हॉस्पिटल में कलेक्ट डेटा अबाउट द डिजीज एंड हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, कहता है ये डेटा वो और उसकी हिस्ट्री पेशेंट की, ये क्या, ये उसका डेटा उसने कलेक्ट किया। द पर्सनल, और ये पेशेंट ये चाहता है कि उसकी इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसके अलावा किसी और के सामने डिस्क्लोज ना किया जाए, ठीक है जी। द पर्सनल डेटा कलेक्टेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मे बी ओनली बी डिस्क्लोज फॉर सम लीगल पर्पस, ठीक है जी। जैसे मैं कहता हूँ जी, एक मोबाइल लिंक है, अगर आप किसी अपनी दोस्त का कहते हैं कि जी मैंने इसका डेटा निकालना है कि इसने मेरी दोस्त को क्या मैसेज किए थे, वो आपको कभी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, कोई अगर इंटेलिजेंस एजेंसी जाती है उनके पास, तो वो उनको किसी लीगल पर्पस के लिए डाटा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, ये हर एक के सामने आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करती। इसी तरह जब आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक में आप कहें जी आप मेरी अम्मी के देख बताएं जी अकाउंट में कितने पैसे हैं, अब्बू के बताएं जी कितने पैसे हैं, वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे, ठीक है जी। वो उसी को बताएंगे जो उसका ऑथोराइज यूजर है, जो जिसका अकाउंट है, जो अकाउंट होल्डर है, ठीक है जी। द हॉस्पिटल में प्रोवाइड द डेटा टू मेडिकल रिसर्चर्स, हॉस्पिटल वो डिजीज का डेटा बाज का क्यों लेता है मेडिकल रिसर्चर्स को, कि ये डिजीज आया इसके लिए, ताकि वो बेटर मेडिसिन की रिसर्च करें और अच्छी सी अच्छी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करें ताकि उसका इलाज किया जा सके। हु मे बी यूज द पेशेंट पर्सनल डाटा टू ड्रॉ सम कंक्लूजन, कुछ रिजल्ट निकालने के लिए वो पेशेंट का डाटा जो है रिसर्च कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो उसका मकसद कोई उसका मिस यूज करना नहीं होता। द हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट पर्सनल डेटा एनीवेयर एल्स, वो कहीं पर भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते, बस अन्य वहां से पकड़ा डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिससे उसका पेशेंट डिस्टर्ब हो, ठीक है जी। अब पेशेंट विल नॉट अलाउ, और पेशेंट कभी भी अलाउ नहीं करता कि उसकी पर्सनल डेटा जो कि उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, जब जो भी उसकी बैड हिस्ट्री है या मेंटल डिसऑर्डर है, अगर वो थोड़ा सा उसको दिमागी मसला है, तो वो इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहेगी जी किसी को भी स्प्रेड कर दे, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। डेटा प्रोटेक्शन रूल्स डू नॉट अलाउ, डेटा प्रोटेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप उसको वायलेट करें तो उस पर आपको पनिशमेंट भी देते हैं जी साइबर सिक्योरिटी वाले। तो आप कभी भी किसी का डाटा किसी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते उसकी इजाजत के बगैर, मिस यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इसके अगेंस्ट जो है रूल्स जो है वो आपको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि, और कि आपको कोई भी आपकी कंपनी जो है वो आपके डाटा का मिसयूज करे और किसी के साथ उसको शेयर करे। इट मीन्स दैट एनी पर्सनल डेटा कलेक्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन शुड नेवर बी डिस्क्लोज। तो कोई भी अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपका डाटा कलेक्ट करती है, तो उसका कभी भी ये मकसद नहीं होता कि आपकी इंफॉर्मेशन को किसी अनऑथोराइज पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी भी हालात के अंदर डिस्क्लोज करें, वो नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उन पे आप केस कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू क्या होता है? प्राइवेसी इशू, विच पॉइंट शुड बी कंसिडर टू इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो प्राइवेसी का मतलब क्या है, जैसे हर बंदे की प्राइवेसी होती है, कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैं डेटा किसी के साथ डिस्क्लोज करूं, ठीक है जी। प्राइवेसी इशू मींस दैट एन इंडिविजुअल, कोई भी इंफरादी बंदा, उसके पास राइट है कि वो अपने डाटा को कलेक्ट कर सकता है, ठीक है जी, अपने से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट कर सकता है। ही आल्सो हैज राइट टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू व्यू दैट डाटा एट एनी टाइम, वो अपने डाटा को कलेक्ट भी कर सकता है, कलेक्टेड डाटा को देख भी सकता है, जब चाहे उसको देख भी सकता है, व्यू भी कर सकता है, और अगर उसको वो डाटा रिक्वायर्ड है तो उसकी एप्लीकेशन दे के उसको जो उसने सबमिट करवाया था उसको व्यू भी कर सकता है जब उसको रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, उसका अपना डाटा है, ठीक है जी। लेकिन उसका डाटा किसी और को नहीं दिया जा सकता, ठीक है जी। ही आल्सो हैज राइट टू स्टॉप द प्रोसेसिंग ऑफ हिज डाटा, और ये भी क्लेम कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई मेरे डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग मजीद ना करें, ये मेरा डाटा है। तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी, उसे पता है अगर करेगी तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। ही इज अलाउड टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ डेटा, अगर
उसका डाटा किसी, उसने देख लिया कि किसी दूसरी कंपनी या किसी अनऑथराइज यूजर के सामने कंपनी किसी ने डिस्क्लोज कर दिया जिसके पास उसका डाटा पड़ा हुआ था, अगर उस कंपनी ने उसके डाटा को किसी के सामने डिस्क्लोज कर दिया तो वो इसको कभी भी कानूनी तौर पर अलाउ नहीं करेगा, वो डिसअलाउ करेगा और वो उसके ऊपर उसका एक्शन जरूर लेगा। नो वर्कर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू डिस्क्लोज, कोई भी ऐसा वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है जो आपको कहे जी जाए जी मेरा डाटा, ये पर्सनल डाटा है, आप जिधर मर्जी पूरी दुनिया में इसको शेयर करें, कभी भी अलाउ नहीं करेगा, कभी भी उसको डिस्क्लेज करने की और जो भी कलेक्ट किया हुआ डाटा है उसका, उसको यूज करने की इजाजत ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देगा। यूजिंग डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विदाउट परमिशन, अगर विदाउट परमिशन, बगैर इजाजत के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका जो कलेक्टेड डाटा उस कंपनी के पास है या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है या उस इंस्टीट्यूट के पास है वो यूज करेगा, तो बेटा याद रखें वो क्राइम है, वो जुर्म है। ठीक है जी। इसके ऊपर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लगता है, जिसकी जिसके ऊपर उसके जो मिस यूज जो उसने किया उसकी इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर उसका केस हो जाएगा, उसको सजा हो जाएगी। मिनिमाइज, ये एक्ट की वजह से जो मिस यूज है, लोग डरते हुए कभी भी किसी इंफॉर्मेशन का जो है वो मिस यूज नहीं करते हैं और इससे प्रोटेक्शन होती है इस तरह के जुर्म से, जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सच क्राइम, इस जुर्म से जो है रिलेटेड है। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ओनली कलेक्ट द डेटा दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर इट्स वर्किंग। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ वही डाटा को कलेक्ट करती है जो उसकी प्रोसेसिंग या उसकी वर्किंग के लिए कस्टमर से इकट्ठा करती है, जो जरूरी होता है। तो कभी भी वो अननेसेसरी डाटा को जो कलेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर अननेसेसरी में से भी वो अगर डाटा किसी तरीके डिस्क्लोज हो गया तो हो सकता है कोई सरफिरा, कोई इनफरादी बंदा जिसका डाटा उनके पास था, उसने अलाउ नहीं किया था, तो बाय लॉ वो एक्ट अप्लाई करते हुए उसको सजा हो सकती है। इंश्योरिंग प्राइवेसी, प्राइवेसी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? वो कहता है सबसे पहले याद रखें कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को, कीपिंग द डेटा अपडेटेड, वो डाटा जो है उसका अपडेटेड डाटा है उसको उसको अपने पास रखने के लिए उसका जिम्मेदार होती है। द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप डाटा फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ओनली, और जो उसका डाटा है वो किसी एक खास टाइम के लिए, एक खास दौरानिया के लिए उसके पास होता है, तो वो उसको ज्यादा देर तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है जी, जितनी जरूरत है उसको उतनी देर तक वो डाटा कंपनी पास रख सकती है। ठीक है, उसके बाद वो बाय लॉ वो डाटा ज्यादा देर तक उसके पास नहीं रख सकती है। ठीक है जी। द राइट ऑफ सब्जेक्ट, जो अगर आप करें जी राइट की बात करें तो कहता है कैन नॉट बी वायलेटेड, वो वायलेट नहीं हो सकता एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग। तो कोई भी डेटा प्रोसेसिंग यानी कि जब वो डाटा को प्रोसेस कर रहा था उसी दौरान में उसका डाटा किसी का डिस्क्लोज हो गया तो कहता है इसका राइट कभी भी उसको कंपनी को नहीं दिया जाता और ना आप दे सकते हैं। कैन नॉट, दे ही नहीं सकते, ऐसा राइट कभी नहीं दिया जा सकता कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका डेटा प्रोसेसिंग के दौरान आपके डेटा की वायलेशन हो या किसी के सामने उसको डिस्क्लोज कर दिया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी कोई एम्प्लॉय या कोई भी कस्टमर अलाउ नहीं करता। द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी, तो कहते हैं जो भी डेटा उसके पास है, चाहे वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, वैसे तो होता ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब तक उसको जरूरत है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसके डेटा की प्रोटेक्शन करे, किसी के सामने उसके डेटा को डिस्क्लोज ना करे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास जो एक एक ये एक्ट्स तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक है, कल इसको खत्म करेंगे। ये पासवर्ड हमने वैसे तो पढ़ लिए, लेकिन इसको पासवर्ड और ये बैकअप वाला टॉपिक जो है यहाँ तक मैं कल इसको कंप्लीट करवा के 10वां चैप्टर शुरू करूंगा। ठीक है जी। ले जी, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है जी। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।